मधुकर और निहारिका की शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में रिश्तों की गर्माहट कम होने लगी थी। निहारिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वो चाहती तो अपने पैरों पर खड़ी रह सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो घर संभालेगी तो सब खुश रहेंगे। इसलिए सुबह से लेकर रात तक वो बस घर के काम में लगी रहती। कभी रसोई, कभी सफाई, कभी सास ललिता जी की सेवा। लेकिन ललिता जी को उसमें कुछ भी कभी अच्छा नहीं दिखता था। असल में उन्हें एक ही बात खटकती थी, उनका बेटा मधुकर। जब भी मधुकर निहारिका से हंसकर बात करता या उसके हाथ का खाना खाकर तारीफ करता, ललिता जी का चेहरा उतर जाता। उनके दिल में एक डर था कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर ना हो जाए, और इसी डर ने धीरे धीरे एक साजिश का रूप ले लिया। रोज सुबह जैसे ही मधुकर ऑफिस जाता, ललिता जी का फोन आ जाता। बेटा संभल कर रहना, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। मुझे तेरी पत्नी पर भरोसा नहीं है। शुरू में मधुकर इन बातों को हल्के में ले लेता था, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनकर उसके मन में भी शक घर करने लगा। एक दिन दोपहर में ललिता जी ने फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, आज तो हद हो गई। मधुकर घबरा गया। क्या हुआ माँ? ललिता जी रोने लगी। तेरी बीवी ने आज मुझे साफ साफ कह दिया है कि बुढ़िया, तुझे वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लूंगी, तभी मैं इस घर में रहूंगी। एक पल के लिए मधुकर का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? निहारिका ने ऐसा कहा? वो घबरा कर बोला, हाँ बेटा, मैं तो बोझ बन गई हूँ उस पर। तेरी पत्नी को मेरी सेवा करने में जोर पड़ता है। तेरे सामने वो मेरी कितनी सेवा करती है बेटा, लेकिन तू शायद नहीं जानता कि वो सब दिखावा है, बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मुझे तो बड़ा डर लगता है तेरी पत्नी से। तू एक काम कर, तू मुझे कहीं भी छोड़ा, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। ये सब सुनकर मधुकर का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे फोन काट दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मेरी माँ को घर से निकालने की साजिश रची जा रही है घर में। शाम को जब वो घर पहुंचा, तब उस समय निहारिका रसोई में थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आ गए आप, मैं चाय लाती हूँ। लेकिन इस बार मधुकर का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। उसने बिना कुछ बोले निहारिका का फोन उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा तुमने? निहारिका घबरा गई। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? मधुकर चिल्लाया, मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की बात करती हो तुम? निहारिका की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से ललिता जी आ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर चालाकी को बड़ी होशियारी से छुपा लिया उन्होंने, और बड़ी मासूमियत से बोली, रहने दे बेटा। उन्होंने धीरे से कहा, जब बहू को मुझसे इतनी ही परेशानी है तो अब मैं ही चली जाती हूँ वृद्धाश्रम। मधुकर तुरंत उनके पास गया। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। फिर उसने गुस्से से निहारिका की तरफ देखा और कहा, अगर इस घर में किसी को रहना है तो वो आप हैं माँ, और अगर किसी को जाना है तो वो ये है। ये सुनकर निहारिका का दिल टूट गया। उसने एक बार फिर कहा, मधुकर, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? लेकिन इस बार मधुकर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस रात निहारिका एक कोने में बैठी हुई रोती रही। उसने न खाना खाया, न किसी से बात की, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। उधर ललिता जी अपने कमरे में बैठी थीं और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनका पहला वार सफल जो हो गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस झूठ से उन्होंने ये आग लगाई है, वही आग एक दिन सब कुछ जला देगी। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। मधुकर अब निहारिका से ठीक से बात भी नहीं करता था। अगर कुछ कहना होता तो बस आदेश दे देता, खाना रख दो, पानी दे दो। निहारिका सब कुछ चुपचाप करती रहती। अब उसने सफाई देना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जहां भरोसा नहीं होता वहां सच भी बेकार हो जाता है। उधर ललिता जी अब और ज्यादा सतर्क हो गई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार ऐसा खेल खेलेगी कि निहारिका हमेशा के लिए मधुकर की नजरों से गिर जाएगी। एक दिन उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों और मधुकर के दोस्तों को घर बुला लिया।
घर में हलचल थी। सब लोग हॉल में बैठे हंस बोल रहे थे। मधुकर भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। रसोई में निहारिका सुबह से लगी हुई थी। उसने सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। थोड़ी देर बाद वो ट्रे लेकर हॉल में आई। माहौल बिल्कुल सामान्य था। ललिता जी सोफे पर बैठी थीं। जैसे ही निहारिका उनके पास से गुजरकर चाय रखने लगी, ललिता जी अचानक उठने लगीं, लेकिन जानबूझकर अपना संतुलन बिगाड़ लिया। उसी समय निहारिका उनके पास ही थी। अचानक ललिता जी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। अरे बचाओ! मधुकर तुरंत उठा। माँ, क्या हुआ? ललिता जी ने सीना पकड़ लिया और कराहने लगी। मुझे चक्कर आ गया, शायद बहू से टकरा गई। उन्होंने सीधा इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। सभी लोगों की नजरें एक साथ निहारिका पर टिक गईं। सब आपस में धीरे धीरे बोलने लगे। ध्यान से नहीं चल सकती थी क्या? बड़ी तेज हैं आजकल की लड़कियां। निहारिका सन्न खड़ी रह गई थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चाय रख रही थी। लेकिन अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मधुकर का गुस्सा फूट पड़ा। वो आगे बढ़ा और गुस्से में निहारिका को जोर से धक्का दे दिया। निहारिका पीछे की तरफ गिर गई और उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया। उसके माथे से खून बहने लगा। पूरा हॉल सन्न रह गया, लेकिन मधुकर गुस्से में चिल्लाता रहा। इतनी भी समझ नहीं तुझमें कि मेरी माँ का ध्यान नहीं रख सकती? निहारिका जमीन पर गिरी हुई थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने ललिता जी की तरफ देखा। ललिता जी जमीन पर बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द नहीं, एक हल्की सी जीत की चमक थी। बस उसी पल निहारिका सब समझ गई। वो बिना कुछ बोले उठी, अपने माथे का खून पोंछा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे मेहमान भी जाने लगे। घर में खामोशी फैल गई। रात को मधुकर कमरे में आया। निहारिका खिड़की के पास खड़ी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। मधुकर ने ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद मेरी माँ से दूर रहना। निहारिका ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आपने जो देखा वही सच मान लिया ना? मधुकर ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चला गया। निहारिका ने धीरे से आंखें बंद की। अब उसके अंदर दर्द नहीं था, बल्कि एक कठोर फैसला था। उधर ललिता जी अपने कमरे में बैठी थीं और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब ये बहू ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली गेम अब शुरू होने वाला है। एक हफ्ते बाद मधुकर बहुत परेशान था। उसकी कंपनी में बड़ा संकट आ गया था। पूरा सर्वर क्रैश हो गया था। कंपनी का काम ठप पड़ गया था और नुकसान बढ़ता जा रहा था। ऑफिस में हर कोई घबराया हुआ था। मधुकर का बॉस बार बार चिल्ला रहा था, अगर आज ये ठीक नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगी। मधुकर के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी अब गई तब गई। उसी हालत में वो घर आया। घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक बाहर एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और मधुकर के ऑफिस के मालिक सिंघानिया सर तेजी से अंदर आए। मधुकर, तुम्हारी बीवी कहाँ है? जल्दी बुलाओ। मधुकर हक्का बक्का रह गया। सर, वो तो बस घर संभालती है। सिंघानिया सर गुस्से में बोले, मूर्ख, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बीवी कौन है? मधुकर कुछ समझ नहीं पाया। तभी निहारिका धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई। वो शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। सिंघानिया सर ने तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी कंपनी को बचा लिया। मधुकर और ललिता जी के होश उड़ गए। क्या मतलब? मधुकर हड़बड़ाया। सिंघानिया सर बोले, ये इंटरनेशनल लेवल की साइबर एक्सपर्ट है। पिछले एक हफ्ते से घर बैठकर हमारी कंपनी का सर्वर ठीक कर रही थी। हमने इन्हें अपनी कंपनी का चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। ये सुनकर जैसे पूरा घर थम गया हो, जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मधुकर को अपनी ही बात याद आई। वो तो कुछ नहीं जानती और आज वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। ललिता जी का चेहरा उतर गया। पहली बार उन्हें डर महसूस हुआ। और निहारिका, वो बस खामोश खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत थी।
सिंघानिया सर के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मधुकर वहीं खड़ा था, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस औरत को वो अब तक कुछ नहीं समझता था, वही सबसे बड़ी सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी थी। ललिता जी के चेहरे पर भी पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। उन्हें लगा कि मधुकर फिर से निहारिका की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो वो अचानक सीना पकड़कर बैठ गई। हाय, मेरा दम घुट रहा है, इसी ने जरूर कुछ किया है। मधुकर एक पल के लिए फिर घबरा गया, लेकिन इस बार उसने तुरंत निहारिका की तरफ देखा। निहारिका शांत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अब ये नाटक बंद कीजिए। उसकी आवाज में पहली बार एक सख्ती थी। ललिता जी चिल्लाईं, देखा बेटा, अब तो ये मुझे मार ही डालेगी। लेकिन इस बार मधुकर चुप रहा। निहारिका आगे बढ़ी। उसने टेबल से एक फाइल उठाई और मधुकर के सामने रख दी। इसमें सब लिखा है, पिछले 1 साल का सच। मधुकर ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें घर के खर्च, ईएमआई, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ दर्ज था। ये घर जिसकी किस्त तुम भर रहे थे, निहारिका ने धीरे से कहा, वो पैसे मैंने दिए थे। मधुकर की आंखें फैल गईं। और एक बात और, निहारिका ने कहा, जिस दिन आपने मुझे घर से निकालने की बात कही थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ललिता जी बीच में बोल पड़ी, ये सब झूठ है, ये हमें फंसा रही है। निहारिका ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। झूठ? उसने कहा। झूठ कौन बोल रहा है, ये अब सबको पता चल जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। अब कोई भी निहारिका को कमजोर समझने की गलती नहीं कर रहा था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मधुकर की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे निहारिका के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। निहारिका, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन निहारिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न दर्द था न गुस्सा, बस एक सच्चाई थी। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। माफी, उसने धीमी आवाज में कहा। जब मुझे धक्का दिया था, मुझे सबके सामने अपमानित किया था, तब याद नहीं आई माफी? मधुकर चुप हो गया। निहारिका ने आगे कहा, जब आपकी माँ रोज मेरे खिलाफ जहर उगल रही थी, तब आपने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। ललिता जी बीच में बोली, बहू, अब पुरानी बातें भूल जा। निहारिका ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज सख्त हुई। माँ जी, आज तक मैंने आपको माँ समझा, लेकिन आपने मुझे सिर्फ दुश्मन समझा। आपने समझा कि मैं आपसे आपका बेटा छीन लूंगी, इसलिए आपने हम दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा करने की सारी कोशिशें कर डाली। ललिता जी चुप हो गई। निहारिका ने टेबल पर रखी फाइल उठाई और बोली, इस घर की हर किस्त मैंने भरी है, मेरी मेहनत के पैसे से। तुम्हारी सैलरी से तो केवल घर के खर्चे ही पूरे हो पाते हैं। इस घर की किस्त मैंने अपनी सैलरी के बचत के पैसे से भरी है, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा ये कहा कि ये तो तुम्हारे पैसे हैं, ताकि तुम्हारे अंदर कोई हीन भावना ना आ जाए। मधुकर और ललिता जी सन्न रह गए। इसका मतलब? मधुकर हकलाया। मतलब ये कि ये घर मेरा है, निहारिका ने साफ कहा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर निहारिका ने मधुकर की तरफ देखा और कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन हर शब्द भारी था। कल सुबह तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा लेकर मेरे ऑफिस आओगे, क्योंकि अब मैं उस कंपनी की बोर्ड मेंबर हूँ। मधुकर की आंखें झुक गईं। और अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो, तो एक शर्त होगी। मधुकर ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। तुम अपनी माँ की हर बात को आंख बंद करके मानना बंद करोगे। ललिता जी घबरा गईं। बेटा तो इसकी बात मानेगा? इस बार मधुकर ने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, अब बहुत हो गया। ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा उतर गया। निहारिका ने आखिरी बात कही, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मैंने बनाया है। लेकिन अब इस घर में झूठ और अपमान के लिए कोई जगह नहीं होगी। कमरे में खामोशी छा गई। आज पहली बार निहारिका हार कर नहीं, बल्कि जीत कर खड़ी थी, और मधुकर समझ चुका था कि उसने एक मजबूत औरत को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती की थी।
तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।